नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत सचित्र काव्य प्रवाह में आज हम 10वीं के पाठ्यक्रम के आधार के ऊपर 3 अनुच्छेद तैयार करेंगे। प्रथम अनुच्छेद होगा जिसका शीर्षक है गांव का खेल मेला, जो कि आपकी व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ संख्या नंबर 82 पे आपको दिया गया है। इसी तरह से जो दूसरा अनुच्छेद हम करेंगे इस सचित्र काव्य प्रवाह में, उसका शीर्षक है परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं, जिसके पृष्ठ संख्या नंबर 83 है। और तृतीय अनुच्छेद भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन, ये भी आपकी व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ संख्या नंबर 83 पर आपको दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे कि अनुच्छेद का अर्थ होता है एक ही पैरे में, एक ही पैराग्राफ में आपको अपनी जानकारी जो है समाहित करनी है, उसी में आपको अपनी पूरी जानकारी देनी है। जो भी विषय आपको दिया गया है आप उसके बारे में विचार करते हैं और विचार करने के बाद देखते हैं कि आप उसको एक अनुच्छेद में कैसे समाहित कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा पैरा बना लिया तो अनुच्छेद की जो धारणा है वो गलत हो जाएगी और आपको अंक पेपरों में नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ये निबंध नहीं है, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स नहीं करने हैं। एक ही पैरे में आपको संबंधित जो शीर्षक है या विषय है उसकी जानकारी देनी है। तो तैयार हैं आप? सबसे पहले हम जो अनुच्छेद करेंगे वह है गांव का खेल मेला। आपने बच्चों अपने गांव में बहुत सारे मेले देखे हैं। हमारा जो देश है त्योहारों, पर्व, उत्सवों का देश है। बहुत सारे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो कि अलग अलग धर्मों के साथ भी संबंधित हैं और हमारे देश की जो एकत्व की धारणा है उसके साथ भी संबंधित हैं। परंतु आज हम जिस विषय की यहाँ पे बात कर रहे हैं वह है गांव का खेल मेला। और हर गांव में बहुत सारे मेले लगते हैं, परंतु हमने इस अनुच्छेद में किसके बारे में जानकारी देनी है? कौन से मेले की जानकारी देनी है? खेल मेले की। और बच्चों, खेल मेला कैसा होता है? वैसा ही जैसा कि हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे बहुत सारे खेलों में भाग लेते हैं और उसके बाद परिणाम घोषित करने के बाद बच्चों को इनाम आवंटित किए जाते हैं। बस उसी तरह का आयोजन जो है हमने गांव के खेल मेला जो अनुच्छेद है उसमें लिख देने हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गांव का खेल मेला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव किशनपुरा में वार्षिक खेल मेले का आयोजन किया गया। पहली पंक्ति आपको समझ लग गई कि किसी भी गांव के बारे में आपको नाम देना है और उसके नाम के साथ आपने लिख देना है कि वहाँ पे इस तरह का वार्षिक खेल मेला करवाया गया। वार्षिक का मतलब है साल में एक बार। अब इन खेलों के बारे में लिखना कि कौन कौन सी खेलें करवाई गयी। इन खेलों में ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा बैलगाड़ियों की दौड़ को शामिल किया गया। बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, गांव का खेल मेला है तो गांव की जो परंपरागत खेलें हैं वही उन खेलों के बारे में नाम जो हैं उनको हम यहाँ पे देंगे। आप जो आधुनिक खेलें हैं उनके नाम यहाँ पे नहीं देंगे। क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, ये नाम यहाँ पे नहीं आएंगे। परंपरागत जो हमारे गांव से संबंधित हैं, हमारे संस्कृति से संबंधित हैं, पंजाब की संस्कृति से संबंधित हैं, उन्हीं खेलों के नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ध्यान से सुने। इन खेलों में ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा बैलगाड़ियों की दौड़ को शामिल किया गया। सारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब जब कहीं पे भी कोई मेला हो तो मेले में सजावट तो होनी लाजमी है, तो फिर खेल मेला हो तो खेल मेले में भी सजावट तो होगी ही। उसी तरह से खेल मेले में बहुत सारी सजावट की गई। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, स्त्रियां सब जाएंगे देखने के लिए। तो इस अगली पंक्ति में यही लिखेंगे हम। क्या लिख रहे हैं? बच्चे, नौजवान, बूढ़े तथा स्त्रियां सभी गांव के खेल मेले को देखने के लिए बड़े उत्साह से पहुंचे। यह खेल मेला 2 दिन तक चला। अगर आपके क्षेत्र में ये 5 दिनों तक चलता है या हफ्ते के लिए चलता है, सप्ताह के लिए चलता है, तो आप उन दिनों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 2 दिन लिख सकते हैं। आगे पढ़िए।
खेल का उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गांव के सरपंच द्वारा, या कई बार कोई अतिथि जो हैं वो प्रसिद्ध कलाकार जो हैं उनको बुलाया जाता है, या जो खिलाड़ी होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो उद्घाटन करवाया जाता है। आगे पढ़ें। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वे लगन तथा मेहनत से खेलें तथा भविष्य में देश का नाम रोशन करें। आपने देखा होगा कि गांव के खेल मेलों में ही जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं वही आगे जाकर जिला स्तर पर खेलते हैं, नाम कमाते हैं, और राज्य स्तर पर खेलने के बाद कई बार वो राष्ट्रीय स्तर पर भी चले जाते हैं। तो ये जो गांव के खेल मेले होते हैं ये इस तरह के जो हमारे बेहतरीन जो खिलाड़ी हैं उनको भी ढूंढने का काम करते हैं। तो आप इसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे पढ़ें। पहले दिन ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 तथा 200 मीटर खेलों का आयोजन किया गया। बच्चों, आपने जब ये खेल मेले के बारे में लिखना है तो आपने इस तरह से ये अनुच्छेद लिखना है कि जैसे आप वहाँ पे रोज जाकर उस खेल मेले को देखते रहे हो। और आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आपने खेल मेले इस तरह के देखे होंगे, बस आपने उन्हीं खेल मेलों के बारे में इसमें बता देना है। आगे सुने। दूसरे दिन पहले कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी के खेल ने सभी गांव वासियों का मनोरंजन किया। मनोरंजन अर्थात आनंद उठाया। अब इसके बाद पढ़ें। अंत में बैलगाड़ियों की दौड़ ने भी सभी का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद अच्छा बच्चों, अब मेरे को बताओ कि हमारे पंजाब में जब भी कोई आयोजन किए जाते हैं तो कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम से उसका समापन किया जाता है? बिल्कुल, या भंगड़े या गिद्धे से। तो यहाँ पे भंगड़ा जो है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद भंगड़े ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। अतिथि द्वारा, अतिथि मैंने मेहमान, अतिथि द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए। सचमुच हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक, रोचक मैंने दिलचस्प तथा रोमांचकारी होता है, जिसकी लोगों को साल भर प्रतीक्षा रहती है। इस तरह से आपने इस अनुच्छेद का अंत कर देना है। ठीक है, तो फिर से हम इसको एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जो आरंभ में आपने इस गांव के खेल मेले में क्या बताना है, गांव के नाम के साथ आपने बताना है कि वार्षिक खेल मेला आयोजित किया गया। फिर दूसरी पंक्ति में आप बताएंगे कि कौन कौन सी खेल जो हैं उसमें करवाई गई। फिर आप बताएंगे सजावट के बारे में। फिर आप बताएंगे कि लोग सब देखने आए और हर उम्र के लोग जो हैं वो मेले का आनंद उठाने आए, और कितने दिनों तक चला उसके बारे में बताएंगे, और किसने उद्घाटन किया। फिर कैसे कैसे खेल जो हैं, पहले दिन कौन से खेल किए गए, दूसरे दिन कौन से खेल हुए। फिर हम बताएंगे कि सब लोगों ने किन किन खेलों का सबसे अधिक आनंद उठाया। उन खेलों के नाम लिखने के बाद हम बता देंगे कि समापन किस चीज से हुआ, गिद्धे से या भंगड़े से। और उसके बाद अतिथि ने क्या दिया, विद्यार्थियों को या जो खिलाड़ी थे उनको इनाम बांटे गए। और गांव के खेल मेले का महत्व बताना है अंतिम पंक्ति में। और क्या लिखना है, हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक तथा रोमांचकारी था और जिसकी लोगों को साल भर प्रतीक्षा रहती है। इस तरह से आपका ये पहला अनुच्छेद समाप्त हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जानकारी संग्रहित कर ली है, आपको समझ लग गई है, और आप इस जानकारी को अपनी जानकारी के साथ मिलाकर बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रस्तुति करेंगे, ताकि आपके अध्यापक खुश हो जाएं कि आपने गांव का खेल मेला जो है बहुत अच्छा अनुच्छेद लिखा है। ध्यान रहे, एक ही अनुच्छेद में सारी जानकारी लिखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा अगला विषय है, शीर्षक है परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं। अर्थात कि जो विद्यार्थी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो गया जीवन में। ये उसका मापदंड नहीं है, पैमाना नहीं है। और दूसरी तरफ ये अनुच्छेद हमें ये बता रहा है कि कुछ बच्चे अच्छे विद्यार्थी के आधार के ऊपर अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यार्थी जो है आगे सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ और गुण हो, उन गुणों के ऊपर वो मेहनत करें और वो बहुत सफल हो सकते हैं। तो इसी तरह के एक आत्मविश्वास से भरा हुआ ये अनुच्छेद है जो कि हमें जरूर पढ़ना चाहिए, और नई सीख मिलेगी हमें। तो क्या सीख मिलेगी, ध्यान से पढ़े। ये ठीक है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले का सभी जगह सम्मान होता है। बच्चों, ये आपने भी देखा होगा, एहसास किया होगा, इसको महसूस किया होगा कि जो विद्यार्थी अच्छे अंक लेते हैं या हम कभी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो सब जगह हमारा सम्मान होना शुरू हो जाता है।
और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इस विद्यार्थी को क्या महसूस होता है कि अब वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी बन गया है, अब वो हर कार्य कर सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़ो और अच्छे भविष्य के लिए उसका रास्ता आसान हो जाता है। और ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो उनके घर वालों को भी आत्मविश्वास उनमें रहता है, उनके अध्यापकों को भी आत्मविश्वास उन बच्चों के ऊपर रहता है कि हाँ भी इस बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाएगा क्योंकि ये अच्छे अंक ले रहा है। आगे पढ़ो अब। किंतु सिर्फ यही सफलता का मापदंड नहीं है। अब लेखक क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अच्छे अंक जो हैं उस बच्चे को सफल कर देते हैं। कम अंक प्राप्त करके भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिष्ठित माने सम्माननीय स्थान। कम अंक प्राप्त करके समाज में कोई सम्मान प्राप्त कर सकता है? हाँ, कैसे? ध्यान से सुने। अकादमिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। अकादमिक क्षेत्र क्या होता है? अकादमिक क्षेत्र पाठ्यक्रम, स्कूल, विद्यालय के जो हमारे पुस्तकों का पाठ्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अलावा भी हम बहुत सारे कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी रुचियों का मतलब दिलचस्पियों, और क्षमताओं का मतलब कि हमारी योग्यता का मतलब कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, को पहचान कर अपने मनपसंद क्षेत्र में परिश्रम व दृढ़ निश्चय के सहारे कूद पड़ने पर अपार सफलता मिल सकती है। तो ध्यान से सुना आपने, पढ़ा कि क्या कहा है लेखक ने। वो कह रहे हैं कि अगर जो विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता, अपनी मेहनत आगे करते रहें और अपने मनपसंद क्षेत्र में पक्के फैसले से आगे बढ़ते रहें तो वो उस क्षेत्र में बहुत सफलता जो है वो कमा सकते हैं। अब हम आगे की पंक्तियों में कुछ उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से इन उदाहरणों को याद रखना है आपने, ताकि आप पेपरों में इनको लिखो और अंक जो हैं अपने बढ़ा सको। पढ़ें इसे। स्कूल स्तर पर औसत दर्जे के समझे जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बाद में अद्भुत आविष्कार किए। बच्चों, आपने कहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा कि जो आइंस्टाइन थे उनके स्कूल के अध्यापकों ने उनके बारे में कहा था कि ये बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता है, परंतु उनकी माताजी को अपने बच्चे पर भरोसा था। उन्होंने उनके ऊपर बहुत मेहनत की और आइंस्टाइन ने भी जब फैसला कर लिया कि वो अपने आप को साबित करके रहेगा, सिद्ध करके रहेगा, तो वो अंत में या उनकी मेहनत लगन के कारण वो सारे संसार में आज भी किस रूप में पहचाने जाते हैं? वैज्ञानिक के रूप में। तो वो उन्होंने अद्भुत आविष्कार किए। आगे पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी, हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखे हैं। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। सम्राट मैंने राजा, की बहुत अच्छे उपन्यास लिखते हैं ये। मुंशी प्रेमचंद ने 10वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। कि मुंशी प्रेमचंद ने 10वीं कक्षा जो थी उसमें बहुत कम अंक उनको मिले थे, दूसरे दर्जे में पास की थी उन्होंने, और 2 बार फेल होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा पास की थी। बहुत मेहनत करके वो बहुत अच्छे अंकों में पास नहीं हुए थे, कम अंकों में पास हुए थे, परंतु फिर भी वो आज भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक गुण था लेखन का, कहानी लिखने का, उपन्यास लिखने का। उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की और वो महान कहानीकार या उपन्यासकार बन गए। आगे पढ़ो। इसके बावजूद भी पूरे विश्व में वे हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया कि उनके अंक नहीं अच्छे आ रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अपने जो कौशल थे, उनमें जो गुण थे, उसके ऊपर कार्य किया, मेहनत की, और उन्होंने साबित कर दिया कि कम अंक वाला विद्यार्थी भी जीवन में बहुत अच्छी सफलता जो है वो अर्जित कर सकता है। आगे पढ़ें। इसी तरह के और 1-2 उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन की वजह से ही जाने जाते हैं, ना कि अकादमिक तौर पर। कि पढ़ाई में उनको कोई नहीं पूछता कि आपके कितने अंक आते थे, सब उनके बैट बॉल का जो उनका कौशल है उसके बारे में जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर उनके अध्यापक, उनके माता पिता सिर्फ उनको बोलते कि बैट बॉल छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, और उनको बैट बॉल छुड़वा दिया जाता, तो क्या सचिन तेंदुलकर आज इस तरह से प्रसिद्ध हो पाते? महेंद्र सिंह धोनी प्रसिद्ध हो पाते? नहीं। तो इसलिए दूसरे जो क्रियाकलाप हैं, गुण हैं, उनमें भी हमें कार्य करते रहना चाहिए। आगे बढ़ें। इसी तरह अनेक स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, संगीतज्ञ मैंने कि जो किसी तरह का वादन, सितार, गिटार, इस तरह के जो संगीत के बारे में या गायन के बारे में रुचि रखते थे, उन्होंने उसमें अपना नाम कमाया। गायक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी आदि हुए हैं, जिन्होंने अकादमिक तौर पर नहीं अपितु
अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा मैंने कौशल, योग्यता, मेहनत, गुण के बल पर सफलता के शिखर को छुआ है। अर्थात उन्होंने बहुत सफलता अर्जित की है, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने ये मुकाम हासिल किए हैं। तो जो सिर्फ अंकों के ऊपर आधारित नहीं है, वो उनके गुणों के ऊपर आधारित हैं, आत्मविश्वास के ऊपर आधारित हैं कि उन्होंने पढ़ाई के कारण अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया, कम अंक आने से अपने आत्मविश्वास को नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को पकड़े रखा और लगन मेहनत से जो उनके क्षेत्र थे, अपना जो उनका गुण का क्षेत्र था, उसमें कार्य किया और वो मेहनत की और सफल हो गए। आगे पढ़ो। अतः अंकों की तरफ ध्यान न देकर आशावादी दृष्टिकोण का मतलब कि हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, सही सोचना चाहिए कि हम सफल होंगे ही होंगे। और अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हम हर कार्य में सफल होंगे। अच्छे अंक भी क्यों नहीं आएंगे हमारे, अवश्य आएंगे। अपनाते हुए दृढ़ता के साथ, दृढ़ता मैंने पक्के फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो अंतिम पंक्ति है ना, ये इस अनुच्छेद का एक संदेश है जो आपने अपने साथ बांध लेना है, ताकि जब भी आपको जीवन में लगे कि आपके अंक कम आ रहे हैं, आप कहीं हार रहे हो, कम पीछे रह रहे हो, किसी से कम हो, तो ये अंतिम पंक्ति जो है इस अनुच्छेद की आपको हमेशा ताकत देगी, बल देगी कि नहीं, आत्मविश्वास नहीं खोना है, हम में कोई और न कोई गुण होगा जरूर और उस पर हम कार्य करेंगे। चाहे वो गायन का हो सकता है, वादन का हो सकता है, खेल का हो सकता है, कोई और कलाकारी हमारी हो सकती है, तो उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। और पढ़ाई भी छोड़नी नहीं है, पढ़ाई अवश्य करनी है। आधारभूत ज्ञान जो है सचिन तेंदुलकर को भी है, महेंद्र सिंह धोनी को भी है। उन्होंने अपनी जो आधारभूत पढ़ाई है उसको बीच में नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको पूरा किया है। तो अब हमारा तृतीय अनुच्छेद है भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन। ये अनुच्छेद बहुत ही सरल है। इसमें आपको यात्राओं के बारे में लिखना है। पहले हम शीर्षक का ज्ञान ले लेते हैं कि शीर्षक क्या है या अनुच्छेद में क्या हमने लिखना है। अनुच्छेद का शीर्षक है भ्रमण। भ्रमण का मतलब है यात्रा। यात्रा का मतलब कि घर से बाहर निकलकर बस, रेलगाड़ी या किसी और साधन से दूर स्थानों पर जाना, जो ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, वहां पर जाकर वहां का जो प्रकृति का आनंद है उसको उठाना, वहां पे जो दृश्य हैं उनको समझना, देखना, उन इमारतों के बारे में जानकारी हासिल करना, वहां के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, वहां के मौसम के बारे में जानना। तो ये सब जो है यात्रा, इसको बोलते हैं यात्रा। क्या कह रहे हैं कि यात्रा ज्ञान वृद्धि का साधन है। आप मानते हो ना इसको कि जब हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके लेके आते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि आप हरमंदिर साहब गए तो आपने वहां पे गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका, किस तरह से आपने वहां पे परिक्रमा की, प्रसाद लिया, क्या क्या वहां पे देखा, किस तरह से आपने वहां पे दर्शन किए, मत्था टेका, क्या क्या आपने वहां पे खरीदा, ये सब जो है आपकी जानकारी हो गई। और आपने ये सारा ज्ञान जो है आपको कभी भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप इनके बारे में, हरमंदिर साहब के बारे में किसी और से सुनते तो थोड़े दिनों आप वो भूल सकते थे, परंतु अगर आप वहां पे खुद जाकर देख कर आए हो, आनंद उठाया है आपने वहां का, तो आप उस ज्ञान को हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, यादों में रखोगे, तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम यात्राएं करते हैं तो केवल आनंद ही नहीं उठाते, बल्कि हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है। अर्थात एक पंथ दो काज। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इस अनुच्छेद में कि हम जानकारियां कहाँ कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, मतलब कि हमें जानकारी जो है किन किन साधनों से मिलती है। पढ़ें। पाठ्य पुस्तकें, अखबारें, मैगजीनें पढ़कर ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। ज्ञान अर्जन का मतलब है ज्ञान कमाना, अर्जन का मतलब कमाना, ज्ञान की किसी भी तरह की जानकारी। ठीक है बच्चों, आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, मैगजीनें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, आगे रेडियो को सुनकर व टेलीविजन पर देश विदेश की झलकियों के बारे में सुनकर, देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से जब हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देखते हैं, तो देश विदेश के बारे में एक जगह पर बैठकर ही हमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठी मिल जाती है। परंतु आपने देखा होगा कि थोड़ी समय के बाद हमें वो जानकारी भूल भी जाती है। तो बड़े लंबे समय तक जानकारी समेट कर रखना अपने दिमाग में, यादों में, उसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? यात्रा करना। आगे पढ़ो। किंतु भ्रमण आनंद के साथ साथ, भ्रमण का मतलब यात्रा करना,
आनंद के साथ साथ ज्ञान वृद्धि का अनुपम साधन है। अनुपम मैंने सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे बेहद बहुत अच्छा साधन है। ज्ञान वृद्धि मैंने ज्ञान जानकारी में आगे बढ़ोतरी करने का साधन। भ्रमण का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुस्तकों आदि में जो ज्ञान दिया गया है वह इतिहासकारों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं व महापुरुषों के भ्रमण का ही परिणाम है। अर्थात जो हम पुस्तकों में ज्ञान पढ़ रहे हैं, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, या टीवी में देख रहे हैं, या रेडियो में सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, वो भी किसी ने वहां पे जानकारी इकट्ठी करके फिर हमें दे रहे हैं ना लिखकर। तो अगर हम उसी जगह पे जानकारी खुद अर्जित करें, खुद जाकर वहां का आनंद भी उठाएं यात्रा करने का, तो फिर क्या होगा कि वो ज्ञान सारी उम्र हमारे साथ रहेगा, हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही हमें भूलेगा, क्योंकि वो हमारी यादों में है। आगे पढ़ो। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का भ्रमण करके जो मन को शांति, सौंदर्य अनुभूति व ज्ञान मिलता है। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ें। ऐतिहासिक स्थान का मतलब है जो इतिहास संबंधी हो, धार्मिक स्थान का मतलब जो किसी भी धर्म के साथ संबंधित हो। तो ऐसे स्थानों पर जाकर, चाहे ऐतिहासिक हो या धार्मिक हो, उन स्थानों पर जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह का एहसास होता है? हमें बहुत, हमारे मन को शांति मिलती है। हम वहाँ का जो दृश्य नज़ारा होता है उसको अपने मन के जो नजरें हैं या उन दृश्यों को कैद कर लेते हैं। उनको कोई भी वो छीन नहीं सकता है, वो यादें हमारे अंदर भीतर रहती हैं। सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति मैंने जो हम पहाड़ देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, झीलें देख रहे हैं, उनकी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती हमारी नजरों में समाई रहती है। तो इसके साथ हमें ज्ञान भी मिलता है कि वो फलानी जगह किस तरह की थी, वहाँ की क्या विशेषता थी, वो सब हमें याद हो जाता है। वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो हैं, बाजार कैसे थे, और बहुत सारी जानकारी जो है वहाँ की हमें मिलती है। आगे पढ़ो। वह केवल किताबें पढ़ने पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों, नदियों, झीलों, झरनों, वनों, समुद्रों आदि पर भ्रमण करके ही प्राकृतिक सुंदरता का आनंद व ज्ञान लिया जा सकता है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने, भगवान ने हमें सुंदरता दी है, जो नजारे उन्होंने दुनिया में दिए हैं। जैसे कि अब कोई आपको बताए कि समुद्र में खारा पानी होता है, लहरें आती हैं, ऊंची लहरें आती हैं, कई बार बहुत कम ऊंचाई वाली लहरें जो हैं दिखाई देती हैं, सुनामी आती है, ये है वो है, परंतु हम इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी? जब हम वहां पे खुद जाकर समुद्र का पानी जो है उसको देखेंगे, उसको चखेंगे, उसमें हम जाने की कोशिश करेंगे, वहां की रेत के ऊपर बैठेंगे, बालू के ऊपर बैठेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये समुद्र का नजारा होता है। और वो याद जो है, वो जो ज्ञान है वो हमने अर्जित कर लिया वहां पर जाकर, और उस जानकारी को हम हमेशा समेट कर रख सकते हैं। तो आगे पढ़ो। ऐसा ज्ञान सुनने पढ़ने की अपेक्षा अधिक जीवंत होता है। जीवंत मैंने कि ये जो यादगारी है, यादें हैं हमारे दिमाग में, ये जीवन है हमारा, या जीवंत है ये। आप ये नहीं कह सकते कि जड़ है ये, यानी कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप हमेशा उसको याद रखोगे। भ्रमण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यात्रा करने से आपको उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आपको लगता है कि हाँ, आपको उस बारे में पूरा ज्ञान है। अन्य स्थानों पर भ्रमण की उत्सुकता बढ़ती है। और जब ये मानी हुई बात है कि अगर आप एक क्षेत्र में घूमने के लिए जा रहे हो ना, फिर आपका मन करता है कि अगली बार हम किसी और जगह पर घूमने जाएं, उसके बाद हम किसी और जगह पर, फिर आप योजनाएं बनाने शुरू कर देते हो कि हमारी ये जगह रह गई है, हम यहाँ पे भी जाएंगे। तो इस तरह से जो उत्सुकता है वो बढ़ती है। और जिस व्यक्ति में, जिस विद्यार्थी में उत्सुकता है, इसका मतलब क्या है? उत्सुकता का मतलब क्या है कि उसमें कुछ नया करने की धुन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें ज्ञान कमाने की भी धुन है, और वो आगे आगे जानकारी उसकी बढ़ती रहेगी। अंतिम पंक्तियां हैं। उत्सुकता तो ज्ञान वृद्धि की मुख्य सीढ़ी है, कि अर्थात जिस विद्यार्थी में उत्सुकता होगी ना नई चीज सीखने के बारे में, ज्ञान प्राप्त करने की, तो इसका मतलब वो आगे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। निसंदेह मैंने कि बिना शक, भ्रमण के बिना तो ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा। ये इसकी अंतिम पंक्ति है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद के बारे में आपको पता लगा कि हमने इस अनुच्छेद में
आराम से, सरलता से यात्राओं के बारे में बताना है कि यात्रा करने से हमें ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान कैसा होता है? आत्मविश्वास भरा ज्ञान, जिस ज्ञान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं, जो हमारी यादों में रहता है, हमारी जानकारी को पक्का करता है और हमें आत्मविश्वासी बनाता है। और इस तरह से जो यात्रा करना है वो सचमुच ही ज्ञान वृद्धि का साधन है, क्योंकि उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से सारी जानकारी खुद इकट्ठी करते हैं, ना कि हम किसी की दी हुई जानकारी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। इसलिए जो बच्चा जो है, विद्यार्थी जानकारी कमाएगा तो वो आगे ही आगे सफलता लेकर बढ़ता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपके आज 3 अनुच्छेद हमने कर दिए हैं। पहला अनुच्छेद था गांव का खेल मेला, बहुत आसान था, सरल था। दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं है, ये भी बहुत दिलचस्प था और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पेपरों में ये आएगा तो आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे और बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे। तीसरा, तृतीय जो अनुच्छेद था वो था भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन। ये भी अनुच्छेद बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। तो ये अनुच्छेद आपके पूरे हुए। आप इनको अपनी कॉपी पर उतार कर अपने अध्यापकों को भेजेंगे ताकि वो चेक कर सकें। स्पेलिंग या वर्तनी की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना है। और जो भी वर्तनी के जो आपको लिखने के ढंग हैं उनको ध्यान रखना है, ताकि आप किसी भी तरह का जो शब्द है उसकी संरचना गलत ना कर सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सचित्र काव्य प्रवाह में आपसे मिलते हैं।